अभय को एक कॉल आता है और अभय तुरंत फार्म हाउस से निकल जाता है। वह अपने कपड़े पहनता है और विश को इस तरीके से बिस्तर पर बिना कपड़ों के ही छोड़ देता है। वह सीधे फार्म हाउस से अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। रास्ते में ही अभय की गाड़ी के आगे 2 गाड़ी और उसके पीछे 2 गाड़ियां ने उसे घेर लिया था। यह अभय की सिक्योरिटी और उसका स्टाफ था जो हमेशा अभय को प्रोटेक्ट करते हुए चलता था। गाड़ी ड्राइव करते हुए अभय की नज़रें तीखी और गहरी हो गई थी। उसकी गाड़ी उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही रही थी। शहर से बाहर निकलकर वह हाईवे के पास एक जंगल में पहुंचता है जहां पर एक छोटा सा खंड उसका गैरकानूनी कामों का अड्डा था। सारी गाड़ियां वहां पहुंच जाती है और देखते ही देखते वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड जमा हो जाते हैं। उन सब के हाथों में हथियार थे और अभय उन सब के बीच खड़ा था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो उसके एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसके हाथ पर एक मास्क रख दिया। अभय ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और उसके कदम खंड के अंदर की ओर बढ़ने लगे। अंदर और भी बॉडीगार्ड थे जो पहले से ही वहां पर पहरा दे रहे थे। अभय को आता देखकर उन सब ने उसे सैल्यूट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभय किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह बस अपने तेज कदमों के साथ चला जा रहा था। जैसे ही वह खंड के अंदर आता है, एक टूटे फूटे दरवाजे के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने अभय को देखा और सैल्यूट किया। अभय दरवाजे से अंदर आता है तो सामने कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ था जिसकी आंखों पर पट्टी थी और चेहरा बिगड़ा हुआ था और नाक का नक्शा बिगड़ा हुआ था। एक बॉडीगार्ड जल्दी से अभय के लिए सामने कुर्सी रखता है। अभय उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और किसी राजा की तरह अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा लेता है। वह आदमी जो सामने कुर्सी पर बंधा हुआ था, वह जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, क्यों पकड़ रखा है? मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत बड़ी प्रेस का रिपोर्टर हूँ। अभी भी वक्त छोड़ दो मुझे, वरना सारी प्रेस तुम लोगों की जान की दुश्मन बन जाएगी। तुम जानते नहीं हो मीडिया की ताकत कितनी बड़ी होती है। वह आदमी पागलों की तरह कुर्सी पर बंधे हुए खुद को आज़ाद करवाने के लिए तड़प रहा था, छटपटा रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। उसकी यह छटपटाहट और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह एक चुटकी बजाता है और एक बॉडीगार्ड जल्दी से आकर उस आदमी के आंखों से पट्टी हटा देता है। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटती है, वह बार बार अपनी आंखें मिचते हुआ देखने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसने ठीक से अपनी आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने कुर्सी पर उसने अभय को बैठा पाया, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क था और मास्क पर एक ड्रैगन का लोगो बना हुआ था। वह आदमी उस मास्क को देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, ड्रैगन। अभय स्टाइल से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उस आदमी के पास आते हुए कहता है, तो तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? चलो अच्छी बात है, मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ रहा है। अब जबकि तुम्हें ये पता है कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुमने क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। रिपोर्टर घबरा जाता है क्योंकि ड्रैगन को कौन नहीं जानता है। मुंबई का बेताज बादशाह और अंडरवर्ल्ड माफिया पर इस समय सिर्फ ड्रैगन का ही बोलबाला है। ड्रैगन के नाम से पूरी मुंबई डरती है और अंडरवर्ल्ड में उसका नाम बहुत ही तहजीब के साथ लिया जाता है, क्योंकि ड्रैगन वह नहीं है जो एक बार गलती करने पर माफ कर दे। ड्रैगन को अपने सामने देखकर उस रिपोर्टर की हालत खराब हो गई थी। उसे पता था उसने कुछ तो गलती की है, तभी ड्रैगन के आदमी उसे पकड़ कर लाए हैं। वह डरते हुए गिड़गिड़ाने लगता है और रोते हुए कहता है, ड्रैगन मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। मैं तो छोटा मोटा रिपोर्टर हूँ, छोटी मोटी न्यूज़ को कवर करता हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो तुम्हारे रास्ते में आए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रिपोर्टर की बात सुनकर अभय एक डरावनी हंसी हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उस खंड का कोना कोना उसकी भयंकर हंसी से गूंज रहा था। अभय हंसते हुए वापस उस कुर्सी पर बैठता है और फिर से अपने एक पैर पर दूसरा पैर को चढ़ाते हुए उस रिपोर्टर को देखकर कहता है, तो सच में तुम्हें लगता है कि मेरे आदमी इतनी बेवकूफ़ है जो बिना किसी मतलब के तुम्हें उठाकर ले आएंगे? अगर तुम मुझे जानते हो तो इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा ना कि ड्रैगन के पास इतना फालतू समय नहीं है जो अपना टाइम तुम जैसे मामूली से रिपोर्टर पर वेस्ट कर सके। वह क्या है कि तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो तुम मीडिया में देने वाले थे, इसलिए मेरे आदमी तुम्हें यहाँ उठा कर लाए हैं ताकि वह इन्फॉर्मेशन कल की हेडलाइन ना बन सके। ड्रैगन की बात सुनकर रिपोर्टर हैरान हो जाता है।
और हैरानी से कहता है, मेरे पास तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ड्रैगन। मैं क्यों किसी माफिया वाले से पंगे लूंगा, मुझे रहना तो इसी देश में है, ना तो मैं क्यों अंडरवर्ल्ड और माफिया के लोगों की खबरें प्रेस में दूंगा। कसम से मैंने तुम्हारी कोई खबर किसी को नहीं दी है और ना ही मेरे पास तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं सच कह रहा हूँ अपने बच्चों की कसम। ड्रैगन फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए अपने आदमियों को देखता है, उसके आदमी भी मुंह दबाकर हंस रहे थे। ड्रैगन ने दोबारा से उस रिपोर्टर को देखा और अचानक से उसकी हंसी रुक जाती है, साथ ही बाकी सारे बॉडीगार्ड की भी। अब वहां पर सिर्फ सन्नाटा था, कुछ था तो सिर्फ उस रिपोर्टर की तेजी से चलती हुई सांसों की आवाज। ड्रैगन अपनी तेज और डरावनी आवाज में कहता है, हाँ मालूम है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम माफिया से उलझ सको, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कल पूरे देश में सनसनी खबर हो सकती थी, और वह खबर ड्रैगन की नहीं है बल्कि मेरी है। रिपोर्टर हैरान हो जाता है, अगर उसके पास ड्रैगन की खबर नहीं है और उसकी खबर है तो वह कहना क्या चाहता है, वह तो ड्रैगन ही है ना। वह हैरानी से ड्रैगन से कहता है, मैं कुछ समझ नहीं। उस रिपोर्टर को इतना ही कहना था कि ड्रैगन ने अपने चेहरे से वह मास्क हटा दिया और सामने अभय का चेहरा आ जाता है। अभय को देखकर उस रिपोर्टर की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह एकदम से चौंकते हुए कहता है, अभयदेव कोटियान फ्लश्ड। अभय के चेहरे पर वही डरावनी हंसी थी और वह हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ अभयदेव कोटियन, जिसकी तस्वीर तुमने कल रात उस फार्म हाउस के सामने निकाली थी और तुम उसे आज मीडिया में देने वाले थे, जिससे कल वह तस्वीर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती और मेरा बिजनेस और मेरी पहचान दोनों मिट्टी में मिल जाते। रिपोर्टर के चेहरे पर अब मौत की दहशत थी, क्योंकि सच में उसने अभय और विश की कल शाम फार्म हाउस के अंदर जाते हुए की तस्वीर निकाली थी और वह आज उन तस्वीरों को प्रेस में देने भी वाला था, क्योंकि उसे अपने करियर में तरक्की चाहिए थी और वह तरक्की उसे एक बड़ी खबर के साथ मिल सकती थी। उसने अभय के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता लगाया और फिर सबूत के तौर पर उसने अभय और विश की कल शाम फार्म हाउस में जाने की तस्वीर चुपके से निकाल ली। रिपोर्टर इस बात से अनजान था कि जहां आम इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से ड्रैगन की सोच शुरू होती है। उस रिपोर्टर को पता चल चुका था कि अभय और ड्रैगन एक ही इंसान है और मौत अब उसके सामने है। वह गिड़गिड़ाते हुए ऐसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा एक परिवार है, मैं बहुत गरीब। तभी वहां पर गन शॉट की आवाज आती है और उस रिपोर्टर के आंखों के बीचों बीच गोली लगती है। वह रिपोर्टर कुर्सी पर ही दम तोड़ देता है और अभय उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मैं भी तो यह मेरे परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। मेरे परिवार को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कौन सी दोहरी जिंदगी जीता हूँ, इसलिए तुम जैसे लोगों को मारना जरूरी है, क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता हूँ। वो रिपोर्टर का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और अभय उसके सामने पंजों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वह एक खतरनाक शैतान की तरह लग रहा था। उसने शैतानी मुस्कान के साथ उस लाश को देखा और उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर कहने लगा, अभय देव कोटियान, भले ही मेरे नाम में देव आता हो, लेकिन मुझसे बड़ा दानव आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। मेरे एक चेहरे पर कितने चेहरे हैं यह कोई नहीं बता सकता है। मेरा वह चेहरा जिस पर मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ और दुनिया के सामने एक शरीफ इंसान हूँ, तो वहीं पर उस चेहरे को हटाने के साथ ही अंदर से निकलता है ड्रैगन का चेहरा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर इंसान है। उसकी काली दुनिया में अच्छाई की परछाई तक नहीं है और तुम्हारी गलती यह है कि तुमने उसके दोनों चेहरे देख लिए थे, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय था। अभय अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने जूते की नोक से उस आदमी के चेहरे को हिलाते हुए कहता है, मर गया साला। चलो अच्छी बात है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देने से रहे, क्योंकि मौत इसकी मेरे हाथों हुई है। उसके बाद अभय ने अपने आदमियों से कहा, जिंदा जला दो इसे, कोई नाम और निशान नहीं रहना चाहिए। इस नाम का व्यक्ति कभी वजूद में भी था ये भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आए बात? उसके सारे आदमी एक साथ हाँ में कर हिलाते हैं। बॉस मैडम का फोन है, अभय के पर्सनल असिस्टेंट रोहन ने कहा। उसकी बात सुनकर अभय घुरकर रोहन को देखने लगा। रोहन ने जल्दी से हकलाते हुए कहा, वह आपको काफी देर से फोन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है। अभय की आंखें छोटी हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने तेज कदमों से खंडहर से बाहर निकलता है। बाहर ड्राइवर पहले से ही तैयार खड़ा था। अभय को आया देख उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और अभय जाकर उसमें बैठ जाता है। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता है और वहां से निकल जाता है। गाड़ी में बैठने के साथ ही अभय अपना फोन निकालता है। उसमें आर्या की 10 मिस्ड कॉल थी और 4 व्हाट्सएप मैसेज थे। तभी वह देखता है
उसकी स्क्रीन पर फिर से आर्या की कॉल आती है। अभय थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहा, आर्या तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम पर रहूं तो मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत किया करो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ हूँ। तो क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? एक बार फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ जाओ कि मैं बिजी हूँ। या इतनी सी बात मुझे तुम्हें समझा नहीं पड़ेगी। अभय गुस्से में आर्या पर भड़कते हुए कहता है। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आर्या मायूस हो जाती है और धीरे से कहती है, सॉरी अभय, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बस आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आपसे बात कैसे हो पाएगी। इसलिए मैंने रोहन को फ़ोन लगा दिया। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। पर आप जानते हैं ना, जब बहुत देर तक मेरी आपसे बात नहीं हो पाती है तो मुझे कितने नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको फ़ोन करती रहती हूँ। आर्या अपनी सफाई देते हुए कहती है। और उसकी यह बात सुनकर अभय कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने रूखेपन के साथ कहा, अपनी बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। तुमने किस लिए मुझे इतने फ़ोन किए हैं कि मेरे फ़ोन उठाने का भी इंतजार नहीं कर सकी और सीधे रोहन को फ़ोन मिला दिया। और आर्या अभय के इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे और अब तक तो आर्या को इन सब की आदत भी हो गई थी। आर्या को पता था कि अभय जब काम में बिजी रहता है तो उसे किसी का भी डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, भले ही वह आर्या ही क्यों ना हो। अभय के पूछने पर आर्या धीरे से कहती है, अभय मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन है और मैं चाहती हूँ कि आप उस एग्जीबिशन में आए। अगर काम से फ्री हुआ तो आ जाऊंगा। ये कहते हुए अभय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन को बगल की सीट पर पटक दिया। वह अपने हाथ को अपने सर पर रखकर प्रेस करते हुए सोचने लगता है कि वह रिपोर्टर यूं ही उसके फार्म हाउस के आसपास नहीं आया होगा। जरूर उसे वहां किसी ने भेजा होगा और जरूर कोई ऐसा है जिसे ये पता था कि अभय अपनी मिस्ट्रेस के साथ फार्म हाउस में जा रहा है। पर ऐसा कौन है जिसे अभय के बारे में इतनी गहराई से पता हो? अभय यही सोच रहा था। विश का घर। विश इस वक्त अपने कमरे में थी और उसके हाथों में एक पेंट ब्रश था। वह मुस्कुराते हुए अपने सामने उस बड़े से कैनवास को देख रही थी। जिया का खुशी का ठिकाना नहीं था। वह विश को गले लगाती है और कहती है, कंग्रेचुलेशन विश, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी पेंटिंग कल के एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट हो गई है। अब देखना कल इस पेंटिंग की इतनी ऊंची बोली लगेगी कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह उस कैनवास पर बनी हुई पेंटिंग को देखते हुए कहती है, तुम्हें लगता है जिया कि मेरी पेंटिंग कल के एग्जीबिशन में बिक सकती है? मतलब कल उस एग्जीबिशन में शहर के जाने माने लोगों द्वारा बनाई पेंटिंग आएगी ये। ऐसे में मेरी यह मामूली सी पेंटिंग क्या वह कोई खरीदना चाहेगा? विश की बात सुनकर जिया अपना सर पीट लेती है और कहती है, क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हारी पेंटिंग मामूली होती तो इतने सारे एप्लीकेशंस में सिर्फ टॉप 10 की लिस्ट में तुम्हारी पेंटिंग सेलेक्ट नहीं होती। अरे ये सच में बहुत अच्छी है और तुमने 4 महीने इसके लिए मेहनत भी तो की है, तभी तो ये कल के एग्जीबिशन में सिलेक्ट हुई है। अब बस तुम इसे फिनिशर टच दे दो और कल के एग्जीबिशन में धमाल मचा दो। मैं तो कहती हूँ कल इस पेंटिंग को कोई रईस आदमी खरीद ले और इस एक पेंटिंग की वह तुम्हें लाखों में कीमत दे दे। विश के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और उसे अपनी पेंटिंग में एक उम्मीद नजर आने लगती है। अभय की मिस्ट्रेस बनकर उसे जो पैसे मिल रहे थे वह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इतने अच्छे पैसे मिलने के बाद विश ने ट्विंकल का इलाज सरकारी अस्पताल में ना करवाकर बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था और उसका बिल भी बहुत बड़ा आ रहा था, क्योंकि वह ट्विंकल के लिए ही तो ये सब कर रही थी। इसके बावजूद उसे और पैसों की ज़रूरत थी। अपनी पेंटिंग के शौक को पूरा करते हुए उसने एक अद्भुत तस्वीर बनाई और जिया ने उस तस्वीर की फ़ोटो लेकर इंटरनेट गैलरी में डाल दिया, जहां पर पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए लोग अपनी पेंटिंग्स डालते हैं। जिया ने बस मजाक में उस पेंटिंग को इंटरनेट पर डाला था, लेकिन एक आर्ट गैलरी ने उसे सेलेक्ट कर लिया और अपनी एग्जीबिशन के लिए उन्हें इनविटेशन दिया। पेंटिंग में रंग भरते हुए उसे फिनिशर टच देते हुए विश कहती है, ट्विंकल सो गई क्या? हाँ, वह तो कब की सो गई, बस तुम ही सोने का नाम नहीं ले रही हो। पता नहीं इतनी अच्छी पेंटिंग को और कितना अच्छा करना है तुम्हें। ये पहले ही परफेक्ट है, तुम्हें इसे और ज़्यादा रंगने की ज़रूरत नहीं है। जिया कहती है।
तो विश ने पेंट ब्रश को पानी के बर्तन में डालते हुए अपने हाथ को साफ किया और पेंटिंग को देखकर कहने लगी, मुझे पता है यह अच्छी दिख रही है। मैं बस इसमें थोड़ा सा ही काम कर रही थी। और वैसे भी कल सुबह मुझे ट्विंकल को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। और शाम को एग्जीबिशन है, इसलिए कल मैंने अपने काम से छुट्टी ली है। जिया जल्दी से कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ट्विंकल का ख्याल रख लूंगी। पर विश ने जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। यह कोई सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी ना है जहाँ पर मुझे लाइनों के धक्के खाने पड़ेंगे। इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर सब कुछ बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन तुम अगर कल शाम को मेरे साथ एग्जीबिशन चल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। जिया कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ मैं तेरे साथ चल सकती हूँ एग्जीबिशन में, लेकिन बदले में तुझे मुझे पिज्जा खिलाना होगा। उसकी बात पर विश हंसते हुए कहती है, तू धोखा लेना। क्या बात कर रही है मेरी जान, तू मुझे 2 पिज्जा खिलाएगी? अरे इसी बात पर मैं पड़ोसियों का घर बेच दूँ। जिया ने ऐसे मजाकिया अंदाज में कहा कि विश बिना हंसी रही नहीं पाई। अपनी पेंटिंग का काम पूरा करके विश कमरे में जाती है। वह देखती है ट्विंकल उसी के कमरे में सो रही है और वह रजाई में किसी छोटी सी गुड़िया की तरह पूरी सिकुड़ कर सो रही है। उसे ऐसा देखकर विश मुस्कुराने लगती है। वह मुस्कुराते हुए ट्विंकल के पास जाती है। ट्विंकल को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आखिर यही तो उसके जीने की आखिरी वजह थी, उसका आखिरी सहरा, इस दुनिया में उसका आखिरी वजूद। विश को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ट्विंकल के पिता कौन है। उसके लिए ट्विंकल सिर्फ उसकी बेटी है। वह ट्विंकल को सारी दुनिया की खुशियां देगी और उसे कुछ नहीं होने देगी। ट्विंकल की सलामती के लिए अगर उसे खुद को भी दांव पर लगाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। विश ने देखा खिड़की खुली हुई है और पर्दे भी खुले हुए हैं। वह जाकर खिड़की लगाती है और उस पर पर्दा ढक देती है। उसके बाद उसने कमरे की इमरजेंसी लाइट को जलाया और बड़ी लाइट को बंद कर दिया। विश को एक मेडिसिन खानी थी। वह खाने के बाद उसने एक अंगड़ाई ली और जाकर ट्विंकल की बगल में लेट गई। अपनी माँ का एहसास पाकर ट्विंकल अपनी माँ से लिपट जाती है और उसके सीने पर सर रख देती है। विश के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने ट्विंकल को अपनी बाहों में भर लिया तो ट्विंकल की आंखें हल्की सी नींद में जागती है और वह विश के सीने पर अपनी नाक को रगड़ते हुए कहती है, गुड नाइट मम्मा, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। विश ने भी ट्विंकल के सर को सहलाते हुए कहा, आई लव यू बच्चा। मम्मा भी आपसे बहुत प्यार करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वह सिर्फ आपसे प्यार करती है। ट्विंकल अपनी माँ के सीने से लिपटकर सो गई थी और विश ने उसे अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ जाती है। एक अच्छे कल की उम्मीद में विश अपनी बेटी के साथ सुकून से सो रही थी। पर क्या उसके आने वाला कल में सुकून था? अगली सुबह 10 ब्लैक कलर की गाड़ियां तेजी से सड़क पर जा रही थी, जिसमें चौथे नंबर की गाड़ी में बैठा हुआ था अभय देवकोटियन, जो इस वक्त अपने घर की तरफ जा रहा था। उसकी खतरनाक पर्सनैलिटी को दुनिया से छुपाने के लिए उसके बॉडीगार्ड और सारा स्टाफ इस समय गाड़ियों में उसका पीछे चल रहा था। अभय की गाड़ियां जैसे जैसे सड़क पर आगे बढ़ रही थी, अभय ने खिड़की से बाहर देखा। मौसम काफी सुहाना था। क्योंकि यह सुबह का समय था, इसीलिए पंछियों की चरचराहट और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ के मौसम को और ज्यादा सुहाना बना रही थी। अपनी आंखों से शेड उतारते हुए अभय ने उस सुहाने मौसम को देखा और मुस्कुराते हुए मन में कहने लगा, लगता है मेरे एब्सेंस में यहाँ की हवाओं ने काफी एंजॉय किया है। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, ये हवाएं फिर से मुझसे डरने लगेगी। गाड़ियों का काफिला कोटियान मैंशन की तरफ बढ़ गया और जैसे ही वह लोग मैंशन के पार्किंग में दाखिल हुए, बॉडीगार्ड जल्दी से उतरकर सतर्क हो जाते हैं और अभय की गाड़ी के आसपास खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में हथियार थे और सबके चेहरे झुके हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने पिछली गाड़ी का दरवाजा खोल अभय अपनी खतरनाक पर्सनैलिटी के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने कोट को सही करता हुआ वह बंगले की तरह बढ़ जाता है। पर जैसे ही वह कुछ कदम आगे चला, उसने देखा उसका फोन वाइब्रेट होता है। जेब से फोन निकालकर उसने पाया तो यह आर्या का एक मैसेज था। उसने आर्या के इस मैसेज को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह जानता था आर्या ने उसे सिर्फ अपने एग्जीबिशन को याद दिलाने के लिए मैसेज किया होगा। अभय ने फोन स्क्रीन दोबारा से बंद की और उसे जेब में रखकर अपने बंगले की तरफ बढ़ गया।
वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विश ट्विंकल को गोद में लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली है। ट्विंकल इस वक्त रो रही थी क्योंकि उसे इंजेक्शन लगा था। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से लाल हो गया था और आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। वह छोटी सी डॉल की तरह अपनी मां के सीने से लिपटी हुई थी और विश ने उसे गोद में उठा रखा था। उसके छोटे छोटे हाथ विश के गर्दन पर लिपटे हुए थे और उसका चेहरा विश के कंधे पर टिका हुआ था। वह अपनी मां के कंधे पर सर रखकर बुरी तरह से रो रही थी। उसकी मां को पता था कि वह दर्द से तड़प रही है, पर यह उसके लिए जरूरी था। डॉक्टर ने बताया कि ट्विंकल बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। उसकी हालत पहले से ज़्यादा ठीक है। उसका दिल अब सामान्य तरीके से धड़क रहा है, पर उसके दिल का छेद अभी भी उतना ही है। हालांकि पहले जब विश ने उसका सीटी स्कैन करवाया था तो उसे पता चला था कि उसके दिल का छेद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पर अब वह अपनी जगह पर रुक गया है। वह अपना आकार नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन करना सरल होगा और ट्विंकल का दिल जो असामान्य स्थिति से कभी कम धड़कता था तो कभी ज़्यादा धड़कता था, अब वह सामान्य तरीके से धड़कने लगा है और ये काफ़ी अच्छा संकेत है उसके ऑपरेशन के लिए। जिसे सुनकर विश को थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी, पर इस वक्त उसकी छोटी सी बच्ची बिलख कर रो रही थी। वह उसे संभाल रही थी। ट्विंकल रोते हुए अपनी मां को देखती है और कहती है, मम्मा वह डॉक्टर अंकल बहुत बुरे हैं, वह बहुत गंदे हैं। विश ने अपने हाथों से ट्विंकल के आंसुओं को साफ किया और उससे कहने लगी, नहीं बेटा वह गंदे नहीं है, वह बस आपकी भलाई चाहते हैं। यह आपके लिए जरूरी था, पर उन्होंने मुझे सुई लगाई, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी छोटी छोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकाते हुए मासूमियत के साथ ट्विंकल ने शिकायत भरे लहजे विश से कहा। तो विश मुस्कुराने लगती है। उसने प्यार से ट्विंकल के माथे को चुम्मा और उसे देखकर कहने लगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और मम्मी आपके लिए चॉकलेट मिल्कशेक बनाएगी, आपको पसंद है ना। इसकी बात सुनकर ट्विंकल की आंखें चमक जाती है और अब तो उसे इंजेक्शन का दर्द भी नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी और वह जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। विश अपनी बेटी की नौटंकी देखकर हंसने लगती है। वह ठीक से ट्विंकल को अपनी गोद में लेती है और अस्पताल से बाहर आती है ताकि उसे कोई गाड़ी मिल सके, पर उसने देखा कि यह सड़क पूरी तरह से खाली है। दूर दूर तक एक गाड़ी का नाम और निशान नहीं था। यहाँ तक कि टैक्सी स्टैंड भी खाली है और वहाँ पर उसे कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था। उसे अपने घर जाने के लिए टैक्सी या ऑटो लेना था, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नज़र कॉर्नर पर खड़े दो ट्रैफिक पुलिस पर पड़ती है। विश ट्विंकल को अपने गोद में लेकर धीरे धीरे चलते हुए उन ट्रैफिक पुलिस के पास आती है और उनसे कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मुझे बताएंगे ये टैक्सी स्टैंड खाली क्यों है और यह सड़क कितनी खाली क्यों है? मुझे घर जाना था और इस वक्त मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है। उन दोनों ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल में से एक ने विश को देखा और उससे कहने लगा, मैडम आप 1 घंटा और इंतजार कीजिए और अस्पताल के अंदर जाकर ही बैठ जाए। आपको 1 घंटे बाद यहीं से टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा, तब आप चली जाना। वह क्या है ना, हमें ये पूरी सड़क खाली रखनी है क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ से अभयदेव कोटियान अपने गाड़ी के काफिलों के साथ गुजरेंगे। वह बहुत बड़ी शख्सियत है और उनके गुजरने के लिए रास्तों को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। इसीलिए जब तक उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल जाती है तब तक के लिए ये सड़क इसी तरीके से खाली रहेंगी। अभय का नाम सुनकर विश पूरी तरह से हैरान हो जाती है और हैरानी से उस खाली सड़क को देखने लगती है। अस्पताल के सामने की यह सड़क कभी भी इतनी खाली नहीं रही है क्योंकि यह मेनन हाईवे है जो सिटी को दूसरे शहरों से जोड़ती है। सच में अरबपति होने का भी अपना ही फायदा है। विश एक गहरी सांस लेती है और उसके बाद उस खाली सड़क को देखकर वापस अस्पताल की तरफ देखने लगती है। उसे अस्पताल के पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट नजर आता है। वह ट्विंकल को अपने गोद में लेकर उस रेस्टोरेंट के पास जाती है क्योंकि ट्विंकल को अभी अभी इंजेक्शन लगा था तो उसका कुछ खाना जरूरी था। उसने ट्विंकल को ले जाकर एक टेबल पर बिठाया और उसके लिए एक वेज सैंडविच और ऑरेंज जूस ऑर्डर किया। लेकिन विश की नज़र खिड़की के बाहर उस सड़क पर ही थी जहां से अभय की गाड़ी का काफिला जाने वाला था। अभय की गाड़ियों का काफिला ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था और इसकी वजह से रास्ते को खाली करवा दिया गया था। अस्पताल के सामने की पूरी सड़क इस वक्त पूरी तरह से खाली थी और विश ट्विंकल को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी। उसकी नज़र बाहर खाली सड़क पर थी और वह बस इंतजार कर रही थी
कि कब ये समय गुजरे और वह ट्विंकल को लेकर यहाँ से निकल सके। कि तभी ट्विंकल ने उससे कहा, मम्मी मुझे पेस्ट्री खानी है। ट्विंकल की यह छोटी सी फरमाइश सुनकर विश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह हंसते हुए हाँ में सर हिलाती है। विश ने जल्दी से ट्विंकल के लिए एक पेस्ट्री ऑर्डर की और खुद फोन में कुछ स्क्रॉल करने लगी। अस्पताल रोड के टर्न पर मुड़ने के साथ ही अभय की गाड़ी एक झटके से रुक जाती है। अभय गुस्से में ड्राइवर को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? सर मुझे लगता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैं अभी चेक करता हूँ। ड्राइवर घबराते हुए अभय से कहता है। तो अभय ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और गुस्से में ड्राइवर को देखकर कहने लगा, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? तुम इस तरीके से बीच सड़क पर गाड़ी रोककर क्या साबित करना चाहते हो? ये कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है। आई एम सॉरी सर, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, पर लगता है कार्बोरेटर में कचरा जम गया होगा। आप 10 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से साफ कर दूंगा। कहते हुए ड्राइवर अपने तरफ का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। अभय भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। उसके ऐसा करते ही ड्राइवर राहत की सांस लेता है कि कम से कम आज तो उसकी जान बच गई है। अब से वह गाड़ियों के लिए कभी भी लापरवाह नहीं होगा। अभय की गाड़ी रुकने के साथ ही पीछे चल रही सारी गाड़ियां एक साथ रुक जाती हैं और सारे बॉडीगार्ड अपनी गाड़ियों से बाहर निकालकर अभय के आसपास खड़े हो जाते हैं। गौतम अभय का असिस्टेंट वह जल्दी से ड्राइवर के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? गाड़ी को दोबारा बंद करते हुए ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और गौतम से कहने लगा, जी सर सब कुछ ठीक है। दरअसल कार्बोरेटर में कचरा जम गया था, जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी, पर अब सब ठीक है। गौतम एक राहत की सांस भरता है और अभय को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधे हुए सड़क के किनारे पर खड़ा था और उसकी आंखों पर एक ब्लैक कलर का गॉगल था। गौतम अभय के पास आता है और कहता है, सर गाड़ी तो ठीक हो गई है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप प्लीज़ दूसरी गाड़ी में बैठ जाए। अगर यह गाड़ी रास्ते में आगे जाकर फिर खराब हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगी। इससे बेहतर यही है कि आप कोई दूसरी गाड़ी इस्तेमाल कर लीजिए। अभय ने उसकी बात सुनी और बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से दूसरी गाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उस गाड़ी पर पहुंच पाता उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो अभय को रुकने पर मजबूर कर देती है। 1 मिनट सर। इस आवाज़ से अभय रुक जाता है और चेहरा घुमा कर देखता है तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसके हाथों में एक ट्रे थी, जिसके अंदर कुछ झिलमिलाते हुए से सामान रखे हुए थे। सर प्लीज़ अगर आप ये खरीद लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी सुबह से कमाई नहीं हुई है। ये किस्मत के पत्थर है, लोगों की किस्मत बदल देते हैं। इससे मैंने छोटे छोटे गहने बनाए हैं, गले का पेंडेंट, हाथ का ब्रेसलेट, उंगली की अंगूठियां। अगर आप इन्हें खरीदेंगे तो मेरी आज की कमाई हो जाएगी। एक बॉडीगार्ड जल्दी से उस औरत के पास आता है और अपने हाथ से उसे रोकते हुए कहता है, जाओ यहाँ से, सर को परेशान मत करो। अभय ने अपना हाथ दिखाकर उस बॉडीगार्ड को रोक दिया। वह उस औरत के पास आता है और उसके हाथ में पड़े हुए उस लकड़ी की ट्रे को देखने लगता है, जिसमें सच में कुछ रंगीन पत्थरों से आभूषण बनाए गए थे, पर यह सारे आभूषण औरतों के मतलब के थे। अभय ने उन सारे आभूषणों में से एक अंगूठी उठाई, जिसमें लाल रंग का पत्थर था। लाल रंग का पत्थर उस अंगूठी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेट किया गया था और वह लाल रंग चमक भी रहा था। यह अंगूठी प्यार को बांधे रखने में कामयाब होती है। आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसे यह अंगूठी पहनाएं। वह हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी बनके रहेगी। उस औरत ने बहुत उत्सुकता के साथ अभय को उस अंगूठी के बारे में बताते हुए कहा। अभय के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है और उसने उस अंगूठी को अपनी उंगली में घुमा घुमा कर देखा और उस औरत को देखकर कहने लगा, मैं बड़ी से बड़ी बिजनेस डील एक चुटकी में क्रैक कर लेता हूँ, लेकिन बिजनेस करने का ये तरीका मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। सच में मैं आपके इस स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। औरत हैरानी से कहती है, क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। अभय हंसता हुआ कहने लगता है, अभी अभी आपने कहा कि आपके पास जितने भी ज्वेलरी हैं इन सब में वह स्टोन है जो किस्मत बदल सकते हैं, और उसके बाद आपने कहा कि आपकी बनी नहीं हुई है। आपको नहीं लगता है कि आपको अपने स्टोन सबसे पहले खुद पर ट्राई करनी चाहिए? अगर यह सच में काम करते हैं तो सबसे पहले आपकी किस्मत बदलेगी। अभय की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, ऐसी बात नहीं है सर, ये सब आगे की बात है। किसी को उसके भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है।
समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। आज मेरे भाग्य में इसको बेचकर पैसे मिलना लिखा होगा तो जरूर मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो मैं लाख कोशिश कर लूंगी, मुझे वह नहीं मिलेगा। अभय के चेहरे की वह मिस्टीरियस मुस्कान और ज्यादा गहरी हो जाती है। उसने उस अंगूठी को अपने पॉकेट में रखा और एक चुटकी बजाई। गार्ड ने अपने जेब में से नोटों की एक गड्डी निकालकर उस औरत की ट्रे में रख दी। वह औरत हैरानी से उस नोटों की गड्डी को देखती है और अभय से कहती है, यह एक अंगूठी के लिए बहुत ज्यादा कीमत है, आप इसे रख सकती हैं। क्योंकि किस्मत पर तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन हाँ, प्यार की कीमत कोई नहीं चुका सकता है। अभय ये कहता हुआ अपने कार की तरफ मुड़ा और अपने कार में बैठ गया। गौतम ड्राइवर से कुछ बात कर रहा था, तब तक अभय कार के अंदर ही बैठा गया। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई उस अंगूठी को देखा और अचानक से उसे आर्या का चेहरा याद आ जाता है। वह उसके चेहरे को याद करके मुस्कुराते हुए खुद के ऊपर हंसते हुए कहता है, प्यार, नॉनसेंस। और यह कहता हुआ वह हंसते हुए उस अंगूठी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। ड्राइवर तब तक गाड़ी में बैठ चुका था और जैसे ही अभय ने उसे आगे चलने का इशारा किया, गाड़ियों का काफिला दोबारा से आगे की तरफ बढ़ जाता है। 10 मिनट के अंदर अभय की गाड़ियों के जाने के बाद वहां पर सारी चीज पहले की तरह हो गई थी। ऑटो रिक्शा और टैक्सी वापस आ गए थे और बाकी सारी बसेस और गाड़ियां भी चलने लगे थे। अपने गोद में ट्विंकल को लेकर विश रेस्टोरेंट से बाहर आती है। विश के हाथों में एक पैकेट था। क्योंकि ट्विंकल ने एक और सैंडविच खाने की जिद की थी तो विश को उसके लिए लेना ही पड़ा। ट्विंकल विश का हाथ पकड़कर खुशी खुशी टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी और अब उसे इंजेक्शन का दर्द भी नहीं हो रहा था। विश ट्विंकल को लेकर टैक्सी स्टैंड के पास खड़ी हो जाती है और एक टैक्सी के आने का इंतजार करने लगती है। ट्विंकल भी अपनी माँ के हाथों को पकड़ते हुए गोल गोल घूम रही थी और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम गा रही थी कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे कुछ झिलमिलाती हुई चीज़ पर पड़ती है और वह खुश हो जाती है। वह जल्दी से अपनी माँ के हाथ से अपना हाथ खींच लेती है और दौड़कर उस तरफ जाने लगती है। उसे सड़क के किनारे पर जाता देख विश हैरान हो जाती है और घबराते हुए कहती है, ट्विंकल क्या कर रही हो? यहाँ गाड़ी आ जाएगी। अब तक ट्विंकल सड़क के किनारे जा चुकी थी और उसने झुककर उस चमकीली सी चीज़ को अपने हाथ में उठा लिया था। वह खुश हो जाती है। विश ट्विंकल के पास आती है तो वह देखती है कि ट्विंकल के हाथ में एक लाल पत्थर की अंगूठी है। ट्विंकल, रुको बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी, सड़क के किनारे मत जाओ, विश ने ट्विंकल को रोकते हुए कहा। लेकिन अब तक ट्विंकल सड़क के किनारे पहुंच चुकी थी। उसने झुककर उस चमकती हुई चीज को अपने हाथ में उठा लिया और उसे देखने लगी। विश देखती है तो ट्विंकल के हाथ में एक लाल पत्थर की अंगूठी थी जिसे वह अपनी हर उंगली पर लगाते हुए देख रही थी। अंगूठी उसकी उंगली की साइज से बड़ी थी, इसीलिए किसी भी उंगली में फिट ही नहीं आ रही थी। विश ने ट्विंकल को रोकते हुए उसके हाथ से अंगूठी ली और उससे कहा, ट्विंकल, ये गलत बात है, ये किसी और की अंगूठी है, आप इसे ऐसे नहीं ले सकती हैं। उसके बाद विश इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए उस अंगूठी के मालिक को तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता है तो विश देखती है कि यह बहुत साधारण सी अंगूठी है। वह दिखने में ही बहुत नॉर्मल लग रही थी, ना तो वह डायमंड की थी और ना ही वह कोई महंगे धातु की बनी हुई थी। ट्विंकल ने विश के हाथों से वह अंगूठी वापस लेते हुए कहा, नहीं मम्मी, यह हमारी है, यह मुझे मिली है तो यह मेरी है। मिली हुई चीज़ हमेशा उसके मिलने वाले की होती है, मैंने पाया है तो अब यह मेरा है। नहीं ट्विंकल, ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है, उनसे गलती से गिर गया होगा और किसी और के सामान को आप अपना नहीं कह सकती हो, ये गलत है। और देखो यह अंगूठी साइज में भी कितनी बड़ी है, तुम क्या करोगी इतनी बड़ी अंगूठी लेकर? चलो इसे वापस वहीं पर रख दो जहां से तुमने उठाया था, जिसका होगा उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। पर ट्विंकल किसी जिद्दी बच्चे की तरह उस अंगूठी को अपने पीछे छुपाते हुए कहती है, ये किसी का भी नहीं है, ये सड़क के किनारे पड़ा था और मैंने इसे पाया है, तो अब यह मेरा है। और क्या हुआ अगर यह मेरे हाथ में नहीं आ रहा है तो? ये बड़ी उंगली की अंगूठी है तो यह आपके हाथ में आ जाएगी। ऐसा कहते हुए ट्विंकल ने विश का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसकी रिंग फिंगर में वह रिंग पहना दी। विश देखती है कि वह अंगूठी उसके रिंग फिंगर में बहुत अच्छी तरह से फिट हो गई थी और वह उसकी उंगली में पूरी तरह से आ भी गई थी। ट्विंकल उस अंगूठी को पूरी तरह से विश की उंगली में देखकर खुश होती है और ताली बजाते हुए कहती है, ये आपकी उंगली में तो यह अंगूठी पूरी तरह से फिट हो गई है।
इसका मतलब ये हमारी है। विश परेशान हो गई थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन सच में उसे कोई नजर नहीं आया। आखिरकार उसने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देखते हुए खुद से ही कहने लगी कि यह कोई महंगी अंगूठी नहीं है, शायद किसी के काम की नहीं होगी, इसलिए उसे सड़क के किनारे फेंक दी है। अगर एक अंगूठी के पहनने से उसकी बेटी को खुशी मिलती है तो वह उसे क्यों नहीं पहन सकती है। अगर यह किसी की महंगी ज्वेलरी होती तो वह उसे इस तरीके से सड़क के किनारे क्यों फेंकता। शायद उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी की परवाह उसे है। विश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और ट्विंकल को अपने गोद में लेते हुए कहा, ठीक है बेटा, यह अंगूठी अब से हमारी है। मम्मी आप इसे कभी मत उतारना, यह मेरी तरफ से गिफ्ट है। ट्विंकल ने जब कहा तो विश हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट अपने पैसों से दिया जाता है, न कि कहीं से मिला हुआ गिफ्ट किसी दूसरे को चिपकाया जाता है। ट्विंकल मासूमियत के साथ कुछ सोचती है और फिर जल्दी से विश को देखकर कहने लगती है, ठीक है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और खूब सारे पैसे कमाऊंगी तब मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगी। बस तब तक के लिए यह अंगूठी आप अपने पास रखिए। इस अंगूठी को देखकर मुझे याद रहेगा कि मैंने आपको गिफ्ट देने का वादा किया है। विश मुस्कुराते हुए ट्विंकल को अपनी गोद में उठाती है और उसके बाद उसे लेकर घर चली जाती है। शाम के वक्त विश ट्विंकल और जिया के साथ अपने पेंटिंग एग्जीबिशन में पहुंची थी। दरअसल वह ट्विंकल को घर छोड़कर आने वाली थी, लेकिन जब वह लोग एग्जीबिशन के लिए निकल रहे थे तो ट्विंकल ने रोना शुरू कर दिया था। इसीलिए विश को ना चाहते हुए भी ट्विंकल को अपने साथ ही लाना पड़ा। जिया ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह ट्विंकल का ख्याल रखेगी और एग्जीबिशन के दौरान ट्विंकल उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। वह लोग जब एग्जीबिशन पर पहुंचते हैं तो जिया वहां की भव्यता देखकर कहती है, वाह यार, कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ की कीमत कितनी होगी, बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारी आइसक्रीम के जितनी। ट्विंकल ने हैरानी से कहा और उसकी ऐसी बचपने वाली बात सुनकर जिया और विश दोनों हैरान हो जाती है और हंसने लगते हैं। तभी वहां पर आर्ट गैलरी का एक सदस्य आता है और वह विश को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसकी पेंटिंग के लिए जगह डिसाइड की गई थी। तभी उस आर्ट गैलरी के बाहर 10 गाड़ियों का काफिला उतरता है और बॉडीगार्ड उनमें से बाहर निकलते हैं। वह जल्दी से एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज को कार को घेर लेते हैं। एक गार्ड जल्दी से उसका दरवाजा खोलता है तो उसमें से अभय बाहर निकलता है। वह अपने कोट को सही करता है और उसके बाद उसने अपना हाथ गाड़ी की तरफ बढ़ाता है। उसके हाथ पर एक खूबसूरत सा चूड़ियों से भरा हुआ हाथ आता है और अगले ही पल अभय के साथ आर्या उस गाड़ी से बाहर निकलती है। आर्ट गैलरी का मालिक खुद आकर उन लोगों को अटेंड करता है। वह उन लोगों का वेलकम करते हुए कहता है, आप लोगों का स्वागत है मिस्टर एंड मिसेज कोटियान। हमारे छोटे से एग्जीबिशन में आकर आप लोगों ने इस एग्जीबिशन की शोभा बढ़ाई है। अभय के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी और उसने हाँ में सर हिलाया। आर्या भी उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद वह लोग अंदर आर्ट गैलरी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आर्या की भी पेंटिंग की एग्जीबिशन होनी थी और उसकी पेंटिंग पहले से ही अपने तय जगह पर लगा दी गई थी। जैसे ही वह लोग अंदर पहुंचते हैं सबकी नज़रें अभय और आर्या पर ही थी। वहां पर आर्या को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ की सबसे रईस और सबसे खूबसूरत महिला हो, क्योंकि आर्या ने एक बनारसी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके ऊपर से गले में उसका डायमंड का सेट और उसके मंगलसूत्र भी डायमंड का ही था। गोल सा छोटा सा चेहरा और कंधे तक आते उसके बाल, जिसे उसने खुले ही छोड़े हुए थे। कानों में छोटे से डायमंड के झुमके और काली काली आंखों में काजल लगा हुआ था। पतली सी गुलाबी होंठ के पास एक छोटा सा तिल था और माथे पर उसने गोल्डन कलर की बिंदी लगा रखी थी। आर्या का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था और वह मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती थी। अंदर आने के साथ ही अभय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसे आर्ट गैलरी के अंदर लाते हुए कहने लगा, चलो तुम्हारी पेंटिंग के पास चलते हैं। तभी वहां पर मीडिया के लोग मौजूद थे। उन्होंने अभय और आर्या को एक साथ देखकर उनकी तस्वीर लेना शुरू कर दी। वही आर्ट गैलरी के दूसरे हिस्से में, जिया सच बताओ ना, ये ठीक लग रहा है या नहीं? विश अपनी पेंटिंग को दीवार पर टंगा हुआ देखा और घबराते हुए जिया से सवाल किया। तो जिया अपना सर पीटते हुए कहती है, अरे यार, ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, तुम खामखाही घबरा रही हो। तभी उन लोगों को महसूस होता है कि यहाँ पर थोड़ी हलचल हो रही है। आसपास जो लोग थे वह हॉल की तरफ जा रहे हैं। जिया और विश भी हैरानी से हॉल की तरफ देखने लगती हैं, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। विश हैरानी से पूछा, वहाँ क्या हो रहा है?
जिया ने ट्विंकल को विश की गोद में देते हुए कहा, तुम यही 2 मिनट रुको, मैं देख कर आती हूँ वहां पर हो क्या रहा है। जिया उस भीड़ की तरफ चली जाती है और झांक कर सामने की तरफ देखने लगती है। 5 मिनट बाद जब वह वापस आती है तो उसने विश को देखते हुए कहा, अरे यार कुछ नहीं, कोई बड़ा आदमी है, अपनी बीवी के साथ यहाँ आया है। मीडिया और बाकी सब लोग मक्खी की तरह उसके आसपास भिन भिना रहे हैं। सुना है उसकी बीवी की पेंटिंग भी इसी एग्जीबिशन में लगी हुई है। खैर हमें क्या करना है, तेरी पेंटिंग सबसे बेस्ट है और आज तेरी पेंटिंग की सबसे ऊंची बोली लगेगी। विश हैरानी से भीड़ को देखती है और वह अपने चेहरे को इधर उधर करके कुछ देखना चाहती है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे सामने खड़े शख्स नजर ही नहीं आ रहे थे, और ऊपर से वो लोग थोड़ा दूरी पर भी थे। तभी विश को कुछ महसूस होता है और वह हैरान हो जाती है। उसने जल्दी से अपना हैंडबैग उठाया और ट्विंकल को जिया को देते हुए कहा, इसका ध्यान रखना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इससे पहले कि विश निकाल पाती जिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए, तू कहाँ जा रही है, थोड़ी देर में एग्जीबिशन शुरू होने वाला है। लेकिन विश अपना पेट पकड़ते हुए कहती है, पर मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे लगता है मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तुझे सच में वॉशरूम ही जाना है ना, कि हमें छोड़कर कहीं भागने की प्लानिंग कर रही है। जिया ने संदेह भरी नजरों से विश को देखा तो विश अपना सर पीटते हुए कहती है, अगर मैं कहीं भागूंगी भी तो तुझे और ट्विंकल को अपने साथ लेकर भागूंगी ना, अकेली क्यों भागूंगी।